जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारतीय इतिहास की श्रृंखला जो आप देख रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग 16 महाजनपदों के उदय को लेकर के और उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, कितने महाजनपद हैं, उनकी वर्तमान राजधानी क्या है, वर्तमान क्षेत्र क्या है, कैसे कैसे क्या उनका उदय हुआ, ये सब कुछ हम लोग देख लिए थे। अगर हम लोग बात करें कि उस 16 महाजनपदों में, तो 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा था, तो एक मैप के माध्यम से आपको यहीं दिखा देते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनका क्षेत्र। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में तो इनका विस्तार था नहीं, इनका विस्तार जो है वो पूर्वोत्तर राज्य में नहीं था, पूर्वोत्तर राज्य में नहीं था। एक महाजनपद यहाँ पे था जिसका नाम था कंबोज महाजनपद, ये है कंबोज महाजनपद। एक आपका है गांधार महाजनपद, ये गांधार। तीसरा हमने यहाँ आपको बताया था कुरु महाजनपद, कुरु। चौथा हमने यहाँ मत्स्य बताया था, मत्स्य। चौथा अवंती। अब अवंती की अगर हम लोग बात करें, पांचवा था ये, पांचवें नंबर पे अवंती। तो अवंती की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। जो आपका दक्षिण भारत में है उसका नाम है अस्मक महाजनपद। ठीक। 7 नंबर पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं चेदी महाजनपद, ये चेदी महाजनपद। 8 नंबर पे वत्स महाजनपद, वत्स। 9 नंबर पे हम सूरसेन के बारे में देख लेते हैं, सूरसेन। 10 नंबर पे पांचाल। अब पांचाल भी जैसे आपका उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, वैसे उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल भी था। 11 नंबर पे यहीं पर देख लेते हैं मल्ल महाजनपद, मल्ल। 12 नंबर पे यहीं देख लेते हैं कौशल महाजनपद, कौशल। 13 नंबर पे देख लेते हैं काशी, काशी। अब उसके बाद में यहाँ पे था एक गंगा नदी के उत्तर में ये वज्जी महाजनपद, 14 नंबर पे ये वज्जी है। और 15 नंबर पे अंग महाजनपद है, अंग। अब ये जो 16 नंबर पे है, यही जो 16 नंबर पे है, अरे चाहे 8 इधर से पढ़ते चाहे उधर से, एक तो हम बता रहे हैं। तो जो 16 है यही आपका है कौन सा, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल 3 राजवंशों ने शासन किया है। अब इसमें जो पहला राजवंश है वो आपका हर्यक वंश है, हर्यक वंश। हर्यक वंश की अगर हम लोग बात करें तो हर्यक वंश का जो समय है वो 544 से लेकर के और 412 तक माना जाता है। हर्यक वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी नींव रखने का श्रेय हर्यक नाम के एक व्यक्ति को जाता है, लेकिन उस हर्यक नाम के व्यक्ति का समापन किसने किया, तो बिंबिसार ने। तो बिंबिसार ने हर्यक नाम के व्यक्ति का समापन कर दिया और अपने नाम मतलब खुद की वजह, खुद से ये इस साम्राज्य का विस्तार किया। इसी कारण हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है। तो हर्यक वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कई राजधानियां हुआ करती थी। इसमें जो है सबसे प्रारंभिक राजधानी की अगर हम लोग बात करें, राजगृह, राजगीर भी कह सकते हैं, लिखा आप इसको गिरिब्रज भी कह सकते हैं, गिरिब्रज। राजगृह का मतलब और राजगीर का मतलब राजाओं का घर। गिरी मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये अपने आप को ये लोग सुरक्षित करते थे। जैसे मान लीजिए ये मगध महाजनपद है, तो मगध की अगर हम लोग देखें कि ये मगध महाजनपद है, मान लो ये है मगध महाजनपद, ठीक। ये मगध महाजनपद है और ये जो है इन लोगों के घर हैं, ये इन लोगों के घर हैं। ये इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी क्षेत्र, इधर भी और इधर भी और इधर भी। जो थोड़ा थोड़ा जगह बचा है इसको ये लोग पत्थर से चुनवा दिए, ये। अब ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये लोग अपने आप को सुरक्षित भी करते थे, तभी तो ऐसा था। तो यही कारण है कि पूरे मगध की सबको जितने भी जनपद हैं, कहीं ना कहीं इनको और इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी हैं मगध के जो भी राजा होते थे, इनका चारों दिशाओं में कब्जा होता था। अब एक एक चीज आपको बताएंगे। तो अब क्या हुआ, हर्यक वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह या गिरिब्रज हो गई। लेकिन बाद में क्या हुई, बाद में हो गई पाटलिपुत्र। पुत्र है, इसकी नींव मतलब इस नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी, उदयन ने की थी। कहाँ पर की थी, तो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। में अगर हम बात कहें
तो इसका वर्तमान नाम पटना है। उसके बाद जो है फिर मगध की और राजधानी बनती है, तो फिर मगध की राजधानी बनती है वैशाली। क्या बनती है? वैशाली। अब राजधानी वैशाली बनती है, अगली राजधानी। बिंबिसार नहीं जीत पाए थे, किसने जीता था? तो वैशाली को अजातशत्रु ने पहली बार जीता, बिंबिसार ने इसको नहीं जीत पाए। अब जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों पितृहंता वंश कहा जाता है? क्योंकि बिंबिसार थे, इनका पुत्र अजातशत्रु आया, अजातशत्रु ने ही अपने पिता का सर्वर डाउन करवा दिया। अजातशत्रु आए, उदयन आया, तब उदयन जब आया तो अजातशत्रु का बिगड़ गिरा दिया। तो कहने का मतलब पिता की हत्या करके ये लोग शासक बनते थे। इसी कारण जो है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि पिताओं की हत्या करने के बाद ये लोग शासक बनते थे। है कि जो नींव रखने का श्रेय है किसको जाता है? तो जो हर्यक वंश की नींव रखा था वो हर्यक नाम के व्यक्ति ने रखा था लेकिन इसकी हत्या किसके द्वारा की गई? बिंबिसार के द्वारा की गई, क्योंकि बिंबिसार वहां का सबसे प्रतापी शासक था। तो हर्यक नाम के व्यक्ति को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जो ये मगध साम्राज्य है इसमें 3 प्रमुख राजवंशों का शासन था। तो जो पहला राजवंश इसमें बन के तैयार हुआ, जो पहला राजवंश था पहला, वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो दूसरा था वो शिशुनाग वंश था, और जो तीसरा था वो नंद वंश था। तो ये 3 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था। कहाँ? मगध पे। तो इस मगध पे 3 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, और 3 प्रमुख राजवंशों में सबसे पहले आपका था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की नींव रखने का श्रेय हर्यक को जाता है, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है इस तरह से। हर्यक की हत्या बिंबिसार के द्वारा कर दी गई, और बिंबिसार को जो है हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया, जो 544 से लेकर के और 412 तक शासन किया। अब हर्यक वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया, और चारों शासकों की अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन उसमें जो बिंबिसार है, जो पहला शासक है जिसने नींव रखी, उसने साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी के साथ किया। इतना तेजी के साथ किया कि कई जनपदों पर जो है उसने कब्जा कर लिया। तो बिंबिसार जो था वो वैवाहिक संबंधों के आधार पे अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से किया। कहीं आक्रमण करता था, वहाँ की कोई महिला वहिला जुगाड़ लग गई, सेट कर लिया, ब्याह कर लेता था, उसको अपने कब्जे में कर लिया। कहीं डॉक्टर को भेज देता था, बिहारी वैसे डॉक्टर नंबर 1 के थे, भेज देता था, ठीक कर लिया। कहीं जबरदस्ती कब्जा कर लेता था। तो कहीं ना कहीं इसका जो साम्राज्य था वो मगध के अलावा भी बहुत तेजी के साथ था। जैसे बिंबिसार का दरबारी कवि था जीवक। अब इसने जीवक को अवंती के राजा कौन थे? चंडप्रदोत। ये जो अवंती है यहाँ का उस समय राजा कौन था? चंडप्रदोत। यहाँ के राजा थे चंडप्रदोत, यहाँ के राजा चंडप्रदोत थे। और चंडप्रदोत को पीलिया नामक बीमारी हुई थी, और जब चंडप्रदोत को पीलिया नामक बीमारी हुई थी उस समय के जितने भी डॉक्टर थे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे, उस सब इनको जवाब दे दिए थे कि भैया ले जाओ, अब इनको खिलाओ पिलाओ, 2-4-5 दिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना जब तक चल जाएंगे, ठीक है। ये सूचना मिली बिंबिसार को। बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को बुलाया, जरा इधर आओ भाई जी, बताइए। अरे जाओ, चले जाओ यार, देखो चंडप्रदोत को कोई पीलिया नाम की बीमारी है या कौन सी बीमारी है, जो भी है जाके देखो, उसको जरा ठीक करो। बिहारी आदमी, नंबर 1 का बिहारी डॉक्टर, बढ़िया मोटकी सिरिंजी लिया, पहुंचा, मुँह लगाए, कचर कचर लगाए 2-3 सुई। आप 2-3 दिन के बाद भैया टन हो गए, एकदम फिट हो गए, मामला इनका एकदम फिट हो गया। किसका? चंडप्रदोत का। चंडप्रदोत एकदम ठीक हो गए। अब जब चंडप्रदोत ठीक हो गए, अब जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया कि ये 2-4-5 दिन 6 दिन 10 दिन और चलेंगे, और वो ठीक हो गया, तो कहीं ना कहीं एक तरह से खुशी मिली। तब इसने बुलवाया, भाई कौन था जो मुझे ठीक किया? जीवक आया, कहाँ के निवासी हो? हम तो भैया बिंबिसार के यहाँ के राजवैद हैं। अच्छा, मगध के राजा बिंबिसार? अच्छा चलो ठीक है।
कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा हल्का फुल्का रहता था। लेकिन अवंती के राजा चंडप्रद्योत जो थे वो गए बिंबिसार से और मिले कि आपने तो मेरी ज़िंदगी बना दी है, इसलिए सब कुछ ज़िंदगी से बढ़कर मेरा ये साम्राज्य नहीं है, अब ये साम्राज्य हम आपके मिला लेते हैं। सहानुभूति के आधार पे, सहानुभूति के आधार पे बिंबिसार ने किसको मिला लिया? चंडप्रद्योत के क्षेत्र अवंती को मिला लिया। अब कहीं ना कहीं मगध का यहाँ तक शासन हो गया बिंबिसार का। और उधर मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा थी, उनको संदेशा भिजवाया कि एक काम करो, तो या तो मिल जाओ या तो हमसे ब्याह कर लो। कहीं अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता है। अगल बगल वाले ने कहा, अरे वो बहुत तगड़ा राजा है, जब उसने अवंती को जीत लिया तो तुम उसके आगे क्या हो। तो उसने सोचा चलो यार ब्याह कर लिया जाए, फुर्सत मिले, काम खत्म। तो मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा, उनसे विवाह कर लिया। कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, उनकी बहन महाकौशला, आक्रमण कर दिया कौशल नरेश प्रसेनजीत के ऊपर, वो हार गए बेचारे। उनकी बहन को देखा, कहा ओहो गली में एक चांद निकला, तुरंत हम ब्याह करेंगे, महाकौशला से ब्याह कर लिया। अब प्रसेनजीत ने अवंती को क्या नाम, बिंबिसार ने अवंती को सहानुभूति के आधार पे लिया। मध्य देश, ये कुरु वाला जो क्षेत्र था, पंजाब वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र, इसको जो है वैवाहिक संबंध के आधार पे लिया। मध्य देश, ये क्या नाम है, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, उनसे विवाह किया। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों के आधार पे, युद्ध की गतिविधि के आधार पे इसने साम्राज्य को क्या किया, धीरे धीरे विस्तार किया। और जब धीरे धीरे इसने विस्तार किया तो उसी आधार पे ये अपने साम्राज्य का फैलाव भी कर लिया। तो ये बताया गया कि मगध का वह पहला राजा कौन था जिसने वैवाहिक संबंधों और युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर दूर तक किया था। तो उसका नाम था बिंबिसार। अब बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक, क्योंकि श्रेणिक शब्द का प्रयोग जैन ग्रंथों में मिलता है। व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता है? श्रेणिक। और ये जो है थोड़ा सा व्यापारियों की स्थिति इसके समय में बहुत मजबूत हो गई थी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इधर 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 चारों दिशाओं में बहुत अच्छा, तो लोग इसको श्रेणिक श्रेणिक कहना शुरू कर दिए। तो बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक। श्रेणिक उपनाम से जो है इसको जाना जाता है। वैवाहिक संबंधों के आधार पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से ब्याह किया और उसके बाद चेलना या छलना से ब्याह किया। प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से ब्याह किया और उसके बाद आम्रपाली एक गायिका थी, उससे ब्याह किया। वो बौद्ध धर्म वाली आम्रपाली नहीं, ये दूसरी है। आम्रपाली से भी इसने विवाह किया। तो वैवाहिक संबंधों के आधार पे इसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार मजबूती के साथ कर लिया। अब धीरे 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 जब ढेर सारी इसकी पत्नियां हो गई तो ढेर सारी इसके संतान हो गए। अब जब इसकी मृत्यु होने की समय आया, धीरे धीरे ये बुजुर्ग होने लगा, तो कहीं ना कहीं इसके साम्राज्य को हथियाने के लिए तमाम लोग आए। लेकिन अब उससे पहले आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हर्यक वंश के कितने शासक हैं उनका क्रम और किसके किसको किस नाम से जाना जाता है उसको फिर आगे कहानी के माध्यम से बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके प्रमुख शासक। देखिए हर्यक वंश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना, तो स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। बाद अगला शासक कौन बना था? तो अजातशत्रु बना था। शत्रु के बाद कौन बना था? उदयन बना था। तो नागदशक। नागदशक की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उदयन का जो उपनाम था, इनका उपनाम उदयभद्र था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। वहीं इनकी बिंबिसार की बात करें तो इनका उपनाम क्या था? श्रेणिक था। श्रेणिक उपनाम से इनको जाना जाता था। तो चार शासकों ने शासन किया, दूसरे पे अजातशत्रु, तीसरे पे उदयन और चौथे पे नागदशक। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? वैवाहिक संबंधों के आधार पे। अब इसने साम्राज्य का जो विस्तार किया वो वैवाहिक संबंधों के आधार पे किया। एक मध्य देश जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब, क्षेमा, लिच्छवी के चेटक की पुत्री चेलना या छलना से विवाह किया। चेलना या छलना की विशेषता यह है कि चेलना के प्रभाव में आकर बिंबिसार ने क्या किया था? जैन धर्म अपनाया था। तो इसी के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया था। उसके बाद मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा हो गई और लिच्छवी के चेटक की पुत्री भाई चेलना या छलना थी। और महाकौशला प्रसेनजीत की बहन महाकौशला थी। कहाँ की थी? बनारस की रहने वाली थी।
इनका क्षेत्र क्या था? बनारस था। ये बनारस की रहने वाली थी, ठीक। और जब इसने विवाह किया था तो काशी को दहेज में दे दिया था। चौथा विवाह इसने किससे किया था? आम्रपाली एक गायिका थी, वैशाली की रहने वाली थी। आम्रपाली एक गायिका थी, इससे विवाह किए थे कौन? जो है बिंबिसार। तो बिंबिसार का दरबारी चिकित्सक कौन थे? जीवक। बिंबिसार का दरबारी कवि कौन था? जीवक। और जीवक जो है वो किसकी मदद करने के लिए गया था? उसके क्या नाम था? अवंती के राजा चंद्रप्रदोत की पीलिया नामक बीमारी को ठीक किया था। पीलिया नामक बीमारी को ठीक किया था। इस प्रकार जो है इसने अपने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। देखिए मैप पे एक बार दिखा देते हैं। अब यहां का शासक कौन है? बिंबिसार। देखिए अवंती को बिंबिसार ने जीता, अवंती यहां है। अवंती को बिंबिसार ने जीत लिया जीवक की मदद से। एक तरह से कह सकते हैं कि सहानुभूति के आधार पे। अंग महाजनपद की राजधानी मल्ल थी। ये यहाँ के राजा थे ब्रह्मदत्त। इनको भी पराजित कर दिया किसने? बिंबिसार ने। इनको भी जीत लिया। अब इसका साम्राज्य इधर तक हो गया, इसका साम्राज्य इधर तक हो गया। सीधे यहां से चला आया कुरु, ये क्या नाम है? मद्र देश। ये मद्र देश, कुरु वाला क्षेत्र मद्र देश। यहां की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा। इस साम्राज्य को कब्जा कर लिया वैवाहिक संबंध के आधार पे। लिच्छवी चेटक पुत्री चेलना या छलना थी। ये यहां इन लोगों का क्षेत्र था, लिच्छवियों का क्षेत्र। लिच्छवी ये इधर, इनको भी कब जीत लिया? इनको भी जीत लिया। प्रसेनजीत की बहन महाकौशला बनारस की रहने वाली, काशी पूरा दहेज में मिल गया। ये काशी, ये दहेज में मिल गया। आम्रपाली वैशाली की रहने वाली थी, इससे विवाह किए, लेकिन बिंबिसार जो है वैशाली को जीत नहीं पाए थे। यही क्षेत्र था जिसको इसने नहीं जीत पाया बिंबिसार ने। तो वैशाली यहां है, बिंबिसार नहीं जीत पाए थे, को नहीं जीत पाए। बाकी आप देख रहे हैं कि इसका साम्राज्य यहां तक, फिर इधर 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 और इधर। एक तरह से देखा जाए तो लगभग ठीक ठाक साम्राज्य इसका बड़ा हो गया। तो प्रसेनजीत का जो क्षेत्र था वो तो काशी दहेज में मिल गया बहुत आसानी से। तो बिंबिसार जो था इसको श्रेणिक उपनाम से जाना जाता था। इसका दरबारी चिकित्सक जो था वो जीवक था। जीवक ने अवंती के राजा चंद्रप्रदोत की पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए गया, सहानुभूति के आधार पर ये मिल गया। इसके वैवाहिक संबंध की बात करें, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा या चलना से विवाह किया, और उसके बाद लिच्छवी की क्षेमा से, और लिच्छवी के चेटक की जो पुत्री चेलना या छलना, उनसे वैवाहिक। और चेलना या छलना के प्रभाव में आकर के ही इसने जो है जैन धर्म अपनाया। तो ये जो दोनों धर्मों का पोषक था कौन? ये बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है वो जैन और बौद्ध दोनों मतों का पोषक था। अब जब ये दोनों धर्मों का अनुयायी था तो इसका मतलब कि ये मारपीट एकदम नहीं करता रहा होगा। बहुत जुगाड़ से और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से देखिए इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कितने आसानी से कर लिया। ठीक। अब इसके बाद कौन आता है? अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु ने देखा कि जो बिंबिसार हैं वही राजा बने टहल रहे हैं, हमारा नंबर कैसे आएगा? इसको कुणिक उपनाम से जाना जाता है। ये बहुत परेशान हो गया। अजातशत्रु की माता का क्या नाम था? चेलना या छलना। मतलब चेलना या छलना से ये पैदा हुआ था। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र, मतलब पिता तो ये थे और माता चेलना या छलना थी। ये जैन धर्म की कहीं ना कहीं प्रभाव में थी और उसी की वजह से बिंबिसार भी जैन धर्म अपनाया था। अजातशत्रु ने सोचा कि हमारे ब्याह कब हुई, तो कहीं पटा की जुगाड़ लगा के मामला सेट कर लिया। उस लड़की ने कहा कि जब तक तुम राजा नहीं बनोगे तब तक हम तुमसे ब्याह नहीं करेंगे। बड़ा मामला पेचीदा हो गया। ये छोड़ ही नहीं रहा है, अभी राजगद्दी नहीं छोड़ रहा है, मामला गड़बड़ हुआ। अजातशत्रु ने कहा अभी ऐसा मनी है ये, बस ये तुरंत उठाई तलवार, मारी सटास से इनके खत्म। अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया गया कि जो है ये जेल में बंद कर दिया, अन्न पानी देना बंद कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं हत्या है। चाहे मरवा दिया या खुद मार दिया, वो भी कहीं ना कहीं हत्या है। तो अजातशत्रु के माध्यम से, अजातशत्रु के द्वारा, या अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। इसी कारण जो है अजातशत्रु को पितृहंता शासक कहते हैं। और इनकी हत्या
उदयन ने विकेट गिरा दिया। और उदयन इतना चालाक था, वो अपने पुत्रों से कहा कि जब तुम लोग बड़े हो जाना और तुम लोगों को जैसे ब्याह करना होगा तुरंत तुम लोग बताना ही नहीं हमारे विकेट गिरा दो, जैसे तुम लोगों को कहीं सेट कर लेना तुरंत बताना, हम तुरंत तुम लोगों को ब्याह करके तुम लोगों को राजा बना देंगे। चालाक था, लेकिन ऐसी स्थिति आई ही नहीं। इसका मंत्री शिशुनाग था, वही इनको रेल दिया, विकेट इनका गिर गया, इनका काम खत्म। जब इसकी मृत्यु हुई उदयन की, तो इसके जो पुत्र थे ये छोटे छोटे थे, मुंडक हो गए, अनिरुद्ध हो गए, नागदशक, ये सब छोटे छोटे थे। ये लोग बाद में शासक बनते हैं, कुछ समय के बाद इसी वंश के। तो ये 3 लोग लगातार थे। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने, लेकिन उदयन की हत्या उसी की मंत्री ने कर दी। ठीक, तो आपने बिंबिसार की पूरी कहानी देख लिया कैसे कैसे क्या था। अब हम लोग अजातशत्रु, उदयन और नागदशक के बारे में देख लेते हैं। पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। 99 से 460 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, और इसका जो समय था वो 460 से, ठीक, देखिए अब इसी में नागदशक भी आ जाते हैं। बिंबिसार का हो गया। अगले शासक आते हैं कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता शासक कहा जाता है, कुणिक उपनाम से जाना जाता था। अजातशत्रु की माता कौन थी? चेलना या छलना। पिताजी की जब इनकी मृत्यु हुई तो उसी समय जो है काशी इसके हाथ से छूट गया था, लेकिन इसने काशी को जीत लिया। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वैशाली को जीतना, वैशाली को जीतना। इसके धर्म की अगर बात करें, धर्म तो जैन एवं बौद्ध ये भी मानता था, लेकिन बाद में जैन और बौद्ध धर्म का ये हो सकता। वैशाली को जीतना महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, सबसे महत्वपूर्ण। अब इसको जीतने के लिए इसका जो सबसे प्रिय मंत्री था उसका नाम था वर्षकार। इसका जो प्रिय मंत्री था वर्षकार था, या वत्सकार भी लिखा मिलेगा आपको। इसी की मदद से ही वैशाली को जीता था। और इसको जीतने के लिए इसने क्या किया कि 2 मुख्य हथियार बनाए, एक महाशिला कंठक और एक रथमूसल। तो जो महाशिला कंठक औजार था ये पत्थर को तोड़ने का काम करता था, बाहुबली वाली मूवी में आपको दिखाया गया। रथमूसल जो था, रथ के आगे जो है वो चक्र लगा होता था, ऐसे ऐसे चलता था, जितने सैनिक उसके आगे आते थे छपाक 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 कट जाते थे। तो 2 नए हथियारों का एक तरह से इसने प्रयोग किया। किसने? अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु के 2 प्रमुख हथियार थे। 2 प्रमुख हथियार, एक रथमूसल और एक है महाशिला कंटक। ये जो महाशिला कंटक हथियार है इससे पत्थर तोड़ता था। ये जो रथमूसल है ये रथ के आगे सैनिकों को काटने के लिए लगा रहता था, जो सैनिक आते थे के लिए। ये 2 प्रमुख हथियार का प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु ने किया, और अजातशत्रु ने क्या किया? जीत लिया। अजातशत्रु ने किसको जीता? वैशाली को जीता। वैशाली को जीतने वाला पहला राजा कौन बना? अजातशत्रु। राजा अजातशत्रु बना। अब इधर इसका वैवाहिक संबंध भी देखा जाता है कि इसका जो विवाह था, इसका विवाह प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ हुआ। प्रसेनजित की बहन कौन थी? महाकौशला। और महाकौशला का विवाह किसके साथ हुआ था? बिंबिसार के साथ हुआ था। और प्रसेनजित की पुत्री वजीरा, तो जब इनकी बहन महाकौशला इसकी एक तरह से माँ हुई तो ये मामे तो हुए, लेकिन मामा से युद्ध हो गया। 2 बार युद्ध हुआ। प्रसेनजित से 2 बार युद्ध हुआ, और पहली बार जो है अजातशत्रु ने युद्ध जीत लिया, और दूसरी बार प्रसेनजित जीत गया, अजातशत्रु हार गए। क्या मामला था? अजातशत्रु गया, जीत लिया आराम से, दोबारा ये फिर आया। प्रसेनजित थोड़ा बुजुर्ग आदमी था, इसने सोचा कि ब्याह कर दिया जाएगा, मामला सेट हो जाएगा, लेकिन अब देखो कैसे सेट होता है। प्रसेनजित दोबारा जो है गए, इसके ऊपर आक्रमण किए और चालाकी से भगे, और जब ये दौड़ाया तो अजातशत्रु ने कहा रुको, हम तुम्हारे घर में घुस के मारब। ये बुजुर्ग आदमी था, दिमाग लगाया। जैसे उसके साम्राज्य में पहुंचे मैं तुरंत इनको कैच कर लिया। किसको? अजातशत्रु को। अब जब अजातशत्रु को कैच कर लिया गया
तो बंदी बना के कारागार में डाल दिया। और जब कारागार में डाल दिया, वही कारागार में सेट कर लिया किसने? वजीरा को। लो भैया इजदी आई गई, हमें हाउ चाहिए, बियाह करो हम। इनसे सूचना भेजवाई, कहीं ना ऐसे कैसे हो सकता है रे, कहीं महाराज का लिए फुर्सत मिले, का मतलब है। तो दोबारा संधि हो गई, समझौता हुआ, और संधि और समझौता के तहत प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर दिया। ये सोचे प्रसेनजीत की बढ़िया घूरी खिचड़ी लेके जाएंगे, उसी समय अपना जुगाड़ लगा के कब्जा कर लेंगे, मामला फिट हो जाएगी। नहीं जान रहे थे कि ये जब वैशाली को जीत लिया, जो कि वैशाली को आज तक किसी ने नहीं जीता था, और ये वैशाली को जीत लिया तो इनके बस की बात है नहीं, खत्म काम। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी, विकेट गिर गया इनका। अजातशत्रु की हत्या उदयन द्वारा कर दी गई। अब अजातशत्रु की क्या हो गई? हत्या हो गई। अब अगला शासक कौन बनता है? उदयन। उदयन ने पहला काम क्या किया? सबसे प्रमुख काम क्या किया? पहला काम तो इसने अपना नाम भाई उदयभद्र रखा। साम्राज्य पूरे भारत को जीत ही लिया है मजबूती के साथ। इसने जो है, इसके 3 पुत्र थे, 3 पुत्र। एक का नाम था नागदशक और अनिरुद्ध और मुंडक। मुंडक, अनिरुद्ध और नागदशक, ये तीनों पुत्र थे। किसके पुत्र थे? उदयन के। अंतिम शासक कौन था? नागदशक, ये पहले ही बता दिए। अब ये आ रही है गंगा नदी, ये गंगा नदी है, गंगा नदी। इधर से आ रही है सोन नदी, ये सोन नदी। और इसी गंगा और सोन नदी के संगम पर यहीं पर कुसुमपुर हुआ करता था। कुसुमपुर। और कुसुमपुर में ही सेना की पहली छावनी बनी थी। पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र किसने? उदयन ने। तो उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर, ये गंगा नदी है और ये सोन नदी है, ये आगे फिर गंगा बहती जा रही, यहीं पर जो है उदयन ने एक नए नगर की स्थापना की, पाटलिपुत्र। और इसने क्या किया? ये दोनों जने तो भैया राजधानी किसको बनाए थे? राजगीर, गिरिवीर या राजगीर है को। इसने किसको राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को। लेकिन वैशाली को राजधानी बनाया किसने? शिशुनाग ने। तो वैशाली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? शिशुनाग। ये वैशाली को जीत लिए लेकिन ये राजधानी नहीं बना पाए थे। तो वैशाली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? शिशुनाग। अभी वो दूसरे वंश में था, शिशुनाग था पहला शासक, शिशुनाग था। और वैशाली को जीतने वाला पहला शासक कौन था? जीतने वाला, तो जीतने वाला पहला शासक की बात करें, पहला राजा, तो अजातशत्रु था। ठीक। अब क्या हुआ? पाटलिपुत्र को, अब पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बना लिया, क्या राजधानी बनाया। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर उदयन ने राजधानी सबसे पहले किसको बनाया? पाटलिपुत्र। इसका पहले नाम कुसुमपुर था और कुसुमपुर में ही सेना की सबसे बड़ी उस समय छावनी हुआ करती थी। और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की। उदयन को उदयभद्र उपनाम से जाना जाता था। इसके 3 पुत्र थे और उदयन की हत्या किसके द्वारा की गई? इसी का जो मंत्री था शिशुनाग, इसी ने कर दी थी। तो इसकी हत्या इसी के मंत्री, इसके पुत्रों ने तो नहीं किया, लेकिन इसी के मंत्री शिशुनाग ने कर दी। इसी के मंत्री शिशुनाग द्वारा जो है हत्या कर दी गई उदयन की। और उस समय जब इसकी हत्या हुई तो इसके जो पुत्र थे मुंडक, नागदशक, अनिरुद्ध, ये छोटे छोटे थे। और उसके बाद जो है शासक कौन बन गया? शिशुनाग। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। फिर धीरे 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 इसका अस्तित्व खत्म हुआ। इसी बीच में नागदशक बड़ा हुआ, तो नागदशक फिर जो है वो हर्यक वंश की नींव रखा और कुछ दिन तक शासन किया। उसके बाद धीरे धीरे इसके शासन पर क्या लग गया? लगाम लग गया और इनका यहाँ से लोगों का काम हो जाता है पूरी तरह से खत्म। ठीक। कथा वस्तु में पुराणों में देखा गया तो इसका नाम दर्शक भी मिलता है। कार हर्यक वंश पूरा आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है अगला आपका आता है शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो शिशुनाग वंश और नंद वंश दोनों हम आपको एक क्लास में पूरा पढ़ा देंगे और 16 महाजनपद और इसका उसी के साथ थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। उम्मीद और विश्वास है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और अगर आपके और कोई सुझाव होंगे तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।